ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है और आपके डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सीटेट, टेट, सुपर टेट जो भी आपकी एग्जामिनेशंस होती हैं इससे क्वेश्चंस आते हैं। आज हम समझेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस इस मेथड में बन सकते हैं। द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड हैड इट्स ओरिजिन इन जर्मनी। ओरिजिन माने उत्पत्ति। एक एक लाइन को समझें कि सभी लाइन से क्वेश्चंस आपके आते हैं। यानी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, इसकी ओरिजिन यानी कि उत्पत्ति कहाँ हुई थी? जर्मनी हुई थी। याद रखना, इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी? जर्मनी हुई थी। एंड वाज पॉपुलर फ्रॉम 1840 टू 1940 और ये 1840 से 1940 तक बहुत ही पॉपुलर था। द लीडिंग एक्सपोनेंट्स ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, इसके जो बहुत ही लीडिंग जो प्रतिपादक थे या इसको बनाने वाले थे या इसको बहुत आगे बढ़ाने वाले लोग कौन कौन थे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को? जे सी डेंस्टकर, कार्ल प्लॉट्स, जेवी मेडिंगर, एच.जी. ओलेंडॉर्फ, ये इसके लीडिंग एक्सपोनेंट्स थे। और ये सभी कहाँ के थे? जर्मन स्कॉलर्स थे। कहाँ के रहने वाले थे? जर्मन के लोग थे, जर्मनी के लोग सब थे, जर्मन स्कॉलर्स थे, वहाँ के विद्वान लोग थे। ये इसके लीडिंग एक्सपोनेंट्स थे या इसको बहुत आगे बढ़ाने वाले लोग थे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को। अब हम इससे रिलेटेड कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स यानी क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्या इसमें विशेषताएं इसकी हैं, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड कैसे वर्क करता है इंग्लिश लैंग्वेज को सिखाने में या और किसी लैंग्वेज को सिखाने पर। पॉइंट नंबर 1 की हम बात करें, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज अ वे ऑफ लर्निंग ए लैंग्वेज थ्रू अ डिटेल्ड स्टडी ऑफ इट्स ग्रामर। ये ग्रामर ट्रांसलेशन जो मेथड है ये लैंग्वेज को सीखने का एक तरीका है। कैसे? डिटेल स्टडी ऑफ इट्स ग्रामर। सबसे पहले हम इंग्लिश लैंग्वेज की हम एक डिटेल जानकारी लेंगे किसकी? ग्रामर की। क्योंकि जब भी आप ट्रांसलेशन करते हैं सबसे पहले उस लैंग्वेज की यानी इंग्लिश लैंग्वेज की ग्रामर को आपको समझाया जाता है। कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, कौन सा सब्जेक्ट, और ये कई टाइप के जो ग्रामर होती है वो आपको करना पड़ता है। तो ग्रामर ट्रांसलेशन में सबसे इंपॉर्टेंस क्या है कि हम इसको कैसे सीखेंगे लैंग्वेज को, उसकी डिटेल स्टडी करेंगे किसी लैंग्वेज की ग्रामर को। यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, द लर्नर देन अप्लाइज द रूल्स ऑफ ग्रामर in translating sentences and the parts of the text from mother tongue into the target language। जैसे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हमने ग्रामर की इंग्लिश ग्रामर की डिटेल स्टडी की, उसके रूल्स हैं, जो नियम्स हैं, सबको पढ़ा। इसके बाद लर्नर क्या करेगा, जो बच्चा स्टूडेंट जो क्या करते हैं वो जो रूल्स उसने सीख लिए। मान लो उसने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स को सीख लिया। अब क्या करेगा? देन अप्लाइज रूल्स ऑफ ग्रामर। उस रूल्स को क्या करे? ट्रांसलेटिंग सेंटेंस। अब उस सेंटेंस का वो ट्रांसलेट करेगा हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी। एंड पार्ट्स ऑफ द टेक्स्ट, कुछ सेंटेंस कभी कभी पूरा टेक्स्ट बुक होता है या कुछ पैराग्राफ्स होते हैं, उनको ट्रांसलेट करेगा किसमें? फ्रॉम मदर टंग इनटू द टारगेट लैंग्वेज, यानी कि मदर टंग यानी हिंदी से टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश में वो ट्रांसलेशन करेगा। एक तो ये रूल हो गया। या टारगेट लैंग्वेज से मदर टंग यानी कि इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश, ये इसका प्रोसेस होता है। कहने मतलब ये रूल नंबर 1 बता रहा है कैरेक्टरिस्टिक कि सबसे पहले हम लर्नर को एक डिटेल स्टडी कराएंगे, उसकी ग्रामर से परिचित कराएंगे। इसके बाद वो लर्नर क्या करेगा, वो रूल सीखेगा, नियम सीखेगा ग्रामर के, और इसके बाद वो सेंटेंसेस को या पार्ट्स ऑफ द टेक्स्ट जो भी पैराग्राफ्स होंगे उसको मदर टंग से टारगेट लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करेगा। यही होता ही भी आप लोग पढ़ते होंगे। तो ये काम इसका होगा। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की बता रही है। पॉइंट नंबर 2 की हम बात करें, कैरेक्टरिस्टिक सेकेंड की बात है, रीडिंग एंड राइटिंग आर द मेजर फोकस। देखिए जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो रीडिंग और राइटिंग ही तो करते हैं। ठीक, हमारे पास एक सेंटेंस होता है, कोई पैराग्राफ होता है, तो उसको हम पढ़ते हैं, इसके बाद उसकी राइटिंग करते हैं। यानी कि इसका जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का जो फोकस होता है, क्योंकि 4 लैंग्वेज स्किल्स होती हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग।
लेकिन ये 4 स्किल पर बात करता है, यानी 2 स्किल पर बात करता है। रीडिंग और राइटिंग आर द मेजर फोकस, मेजर प्रमुख फोकस है, यहाँ पर ज़्यादा जोर होता है। क्योंकि कोई सेंटेंस जब दिया जाता है तो हम उसको क्या करते हैं, पढ़ते हैं, इसके बाद उसको लिखते हैं। 2 पर ही ये ग्रामर ट्रांसलेशन ज़्यादा फोकस करता है। A little or no systematic attention paid to speaking or listening. स्पीकिंग और लिसनिंग स्किल पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि हम बोलने का काम ही नहीं करते। हमारे पास पैराग्राफ हो गया या कोई सेंटेंस है, उसको मैंने पढ़ा, उसको ट्रांसलेट कर लिख दिया। यानी कि स्पीकिंग और लिसनिंग का इसमें बहुत ही कम रोल इसका होता है, वो अटेंशन यानी कि बहुत ध्यान नहीं दिया जाता है। तो कह सकते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड 2 स्किल यानी कि रीडिंग स्किल और राइटिंग स्किल पर ही ज़्यादा फोकस करता है, और स्पीकिंग और लिसनिंग पर बहुत कम, यानी बिल्कुल ना के बराबर। पॉइंट नंबर 3 की हम बात करें, वोकेबुलरी सिलेक्शन इज बेस्ड सोनली ऑन द रीडिंग टेक्स्ट यूज्ड। और यानी कि इसमें जो शब्दावली होती है, जो शब्द होते हैं, वो जो टेक्स्ट बुक होती है उसके आधार पर हम लोग करते हैं, उसके साथ पर यूज करते हैं। इसके बाद वर्ड्स आर टॉट थ्रू बाइलिंगुअल वर्ड लिस्ट। जो वर्ड्स होते हैं वो बाइलिंगुअल वर्ड लिस्ट दी जाती है। कैसे? क्योंकि जब भी हम ट्रांसलेशन करेंगे तो मान लीजिए हम लिसनिंग लिख दिया, तो इसको हम बाइलिंगुअली, अगर चूंकि हिंदी की बात करें, लिसनिंग मीन्स होता है सुनना, तो यानी कि बाइलिंगुअल वर्ड लिस्ट का हम बच्चों को पढ़ाएंगे। ठीक है, उसका हिंदी मीनिंग भी देंगे। और क्या करेंगे? डिक्शनरी स्टडी, हम डिक्शनरी का भी अध्ययन करेंगे। जब कोई चीज़ नहीं समझ में आएगी तो हम डिक्शनरी को भी हम देखेंगे, इसका मतलब क्या है। मेमोराइजेशन यानी कि उसको याद करेंगे वर्ड्स लिस्ट को। तो क्या है? वर्ड्स आर टॉट थ्रू बाइलिंगुअल वर्ड लिस्ट। क्योंकि आप देखते हैं जब भी आप कोई एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें आप देखते हैं पहले उसका पैराग्राफ दिया रहता है, इसके बाद उसका मीनिंग भी, जो डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं उसका बाइलिंगुअल वर्ड लिस्ट दी रही होगी। किसका मतलब हिंदी में इसका रीड मीन्स पढ़ना होता है, राइट मीन्स लिखना होता है, तो ये उसका वर्ड लिस्ट होती है। ये हमें अध्ययन करेंगे, पढ़ाएंगे, और डिक्शनरी का कंटेक्ट करना, और इसको याद भी करेंगे। ग्रामर रूल्स आर प्रेजेंटेड एंड इलस्ट्रेटेड। और ग्रामर देखिए, ग्रामर रूल्स आर प्रेजेंटेड, ग्रामर के रूल बताए जाते हैं, लिखे जाते हैं, नियम बताया जाएगा, आपके बच्चों को बताया जाएगा कि ये इसके रूल्स हैं। इलस्ट्रेट उनका बहुत अच्छे से उनको इलस्ट्रेट किया जाता है। लिस्ट ऑफ वोकेबुलरी आइटम विच प्रेजेंटेड विद देयर ट्रांसलेशन इक्विवेलेंट्स एंड ट्रांसलेशन एक्सरसाइज आर प्रिस्क्राइब। देखिए, लिस्ट ऑफ वोकेबुलरी आइटम्स प्रेजेंटेड, ट्रांसलेशन इक्विवेलेंट मतलब होता है कि इसका मतलब यही है कि एक लिस्ट दी होती है वोकेबुलरी वोकैब्स की, उसके समकक्ष, यानी उसका जैसे ग्रामर रूल्स में नियम होता, तो यानी कि उसका क्या हुआ कि उसका इक्विवेलेंट उसको हिंदी में लिख करके दिया जाएगा, या इंग्लिश हिंदी से इंग्लिश में उसके इक्विवेलेंट ट्रांसलेशन करके दिया जाएगा। इसका ये मीनिंग है। और एक्सरसाइज भी दी रहती हैं कि इस एक्सरसाइज को हम ट्रांसलेट करेंगे। ये इसका एक 3rd रूल है या 3rd कैरेक्टरिस्टिक्स है। द सेंटेंस इज द बेसिक यूनिट ऑफ टीचिंग एंड लैंग्वेज प्रैक्टिस। सेंटेंस द बेसिक यूनिट इसका क्या है? इसका सेंटेंस है। क्योंकि जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो पूरा कम से कम पूरे सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करेंगे। तो इसको जब भी आप कोई टीचर पढ़ाता है तो उसका शुरुआत इस तरीके से होती है कि आप कम से कम एक सेंटेंस से ही टीचिंग शुरू करेंगे, उसको ट्रांसलेट करेंगे और उसकी लैंग्वेज की प्रैक्टिस कराएंगे। यानी द सेंटेंस इज द बेसिक यूनिट ऑफ टीचिंग। इसकी जो शुरुआत होती है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की, वो उसकी बेसिक यूनिट सेंटेंस से शुरुआत होती है। ठीक है, और उसका प्रैक्टिस पर होती है। एक्यूरेसी इज एम्फसाइज्ड, और यहाँ पर बहुत जोर दी, शुद्धता पर बहुत जोर दिया जाता है, करेक्टनेस से। क्योंकि ट्रांसलेशन में अगर पास्ट की बात कर रहे हैं तो पास्ट की ही बात करेंगे, तो यानी कि इस पर शुद्ध ट्रांसलेशन का मतलब एक्चुअल मीनिंग उसका निकलना चाहिए, तो शुद्धता पर बहुत जोर दिया जाता है। स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू अटेन हाई स्टैंडर्ड इन द ट्रांसलेशन, और उम्मीद की जाती है बच्चों से बहुत, इस ट्रांसलेशन का स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए? बहुत हाई स्टैंडर्ड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? बहुत हाई स्टैंडर्ड होना चाहिए, क्योंकि कहीं भी इसमें मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, बहुत ही एक्यूरेसी होनी चाहिए, और हाई स्टैंडर्ड ट्रांसलेशन की उम्मीद की जाती है बच्चों से, या जो भी ट्रांसलेशन कर रहा हो। क्योंकि अगर सही से ट्रांसलेशन नहीं होगा तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो इसकी 4th कैरेक्टरिस्टिक्स है। पॉइंट नंबर 5 पे देखते हैं। ग्रामर इज टॉट डिडक्टिवली, दैट इज बाय प्रेजेंटेशन एंड स्टडी ऑफ द ग्रामर रूल्स विच आर देन प्रैक्टिस्ड थ्रू ट्रांसलेशन एक्सरसाइज। इसमें क्या
इसका जो ग्रामर जो पढ़ाई जाती है वो डिडक्टिवली पढ़ाई जाती है। पहले उसके ग्रामर्स के रूल्स को हम प्रेजेंट करेंगे, उनको स्टडी करेंगे, इसके बाद हम प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज देंगे जिनका ट्रांसलेशन किया जाएगा। ये पॉइंट नंबर 5 है। पॉइंट नंबर 6 की बात करें, द स्टूडेंट्स नेटिव लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। बिल्कुल सही है। जो बच्चे की जो नेटिव मातृभाषा होती है या उनकी अपनी जो होती है उसको ही इंस्ट्रक्शन का एक माध्यम होता है। यानी जब टीचर पढ़ा रहे हैं कोई पढ़ाता है तो बच्चों के जो नेटिव लैंग्वेज होगी उसी के माध्यम से हम बच्चों को इंस्ट्रक्शन देंगे। यानी स्टूडेंट्स नेटिव लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। यानी कि शिक्षा जो हम टीचिंग कर रहे हैं, जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, ठीक है, उसमें बच्चों की नेटिव लैंग्वेज मातृभाषा होगी, उसी के माध्यम से हम इसमें इंस्ट्रक्शन देंगे बच्चों को। इट इज यूज्ड टू एक्सप्लेन न्यू आइटम्स एंड टू इनेबल कंपैरिजन टू बी मेड बिटवीन द फॉरेन लैंग्वेज एंड द स्टूडेंट्स नेटिव लैंग्वेज। और जो नेटिव लैंग्वेज क्या करेंगे हम, उसी से जो न्यू आइटम्स होंगे उसके मीनिंग को बताएंगे उसी लैंग्वेज में, और जो फॉरेन लैंग्वेज के बीच में क्या कंपैरिजन है उसको बताएंगे नेटिव लैंग्वेज में। कुल मिलाकर के स्टूडेंट्स की नेटिव लैंग्वेज के माध्यम से हम इंस्ट्रक्शन बच्चों को देंगे, और जो भी वर्ड्स का मीनिंग है जो एक्सप्लेन करना है तो वो बच्चों की नेटिव लैंग्वेज या मातृभाषा, या आप हिंदी की बात करो हिंदी के माध्यम से ही हम बच्चों को बताएंगे। ये इसकी 6 कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब कुछ इसकी एडवांटेजेस देखिए। एडवांटेजेस ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। सबसे पॉइंट नंबर 1 की बात करें, टू डेवलप एक्यूरेसी इन राइटिंग। यानी राइटिंग में बहुत शुद्धता डेवलप करता है, बहुत एक्यूरेसी, बहुत करेक्टनेस होनी चाहिए। ये ग्रामर ट्रांसलेशन की पहली एडवांटेज है कि राइटिंग में बहुत एक्यूरेसी डेवलप करता है। क्योंकि जब ट्रांसलेशन मेथड की जानकारी बच्चे को हो जाएगी तो निश्चित रूप से बहुत ही अच्छी एक्यूरेसी के साथ वो लिखना सीख जाएगा। टू डेवलप आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन, उसके अंदर ट्रांसलेशन अनुवाद की एक कला होगी, क्योंकि ट्रांसलेशन भी एक आर्ट है, ये आर्ट भी डेवलप होगी। दिस इज द सेकेंड एडवांटेज ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। पॉइंट नंबर 3 की बात करें, वेरी यूजफुल इन डेवलपिंग स्किल ऑफ रीडिंग राइटिंग। देखिए इसमें कुल मिलाकर रीडिंग और राइटिंग स्किल को डेवलप करने का बहुत ही यूजफुल ये तरीका है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। यानी कि ये रीडिंग और राइटिंग स्किल को बहुत डेवलप करता है, और ये इसके लिए बहुत यूजफुल है कि अगर हम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से पढ़ा रहे हैं तो बच्चों के लिए बच्चों की रीडिंग और राइटिंग स्किल निश्चित रूप से डेवलप होगी, क्योंकि 2 ही पर ही बात करता है, 2 ही स्किल को ये डेवलप करता है। इसके बाद देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन की। इससे दिक्कतें क्या, परेशानियां क्या है, इसकी हानियां क्या से हैं, ये देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 की हम बात करें, प्रमोट्स नो कम्युनिकेशन एबिलिटी। कम्युनिकेशन कब, जब हम फेस टू फेस किसी से बात करते हैं तब कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि इसमें केवल कम्युनिकेशन की बात ही नहीं है, यहाँ की रीडिंग और राइटिंग की बात होती है। तो कम्युनिकेशन ना तुम किसी सुनते हैं ना तो बोलने, स्पीकिंग और लिसनिंग की कोई बात ही नहीं है। कम्युनिकेशन तभी होगा जब हम स्पीकिंग कर रहे हो और दूसरा हमको सुन रहा हो, तो स्पीकिंग और लिसनिंग की बात ही नहीं, यहाँ को रीडिंग और राइटिंग बात है। यानी कि ये पहला डिसएडवांटेज है, प्रमोट्स नो कम्युनिकेशन एबिलिटी। यानी जो कम्युनिकेशन एबिलिटी है ये डेवलप नहीं करता है इसमें। एंड द स्पोकन एस्पेक्ट ऑफ द लैंग्वेज इज ऑलमोस्ट कंप्लीट नेग्लेक्टेड। और जो स्पोकन एस्पेक्ट होता है लैंग्वेज का वो पूरी तरीके से नेग्लेक्ट किया जाता है कि स्पीकिंग की कोई स्पोकन की बात ही नहीं आता है, बात ही नहीं आती इसमें। तो पूरी स्पोकन पार्ट है, एस्पेक्ट है लैंग्वेज का, वो पूरी तरीके से नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। पॉइंट नंबर 3 की हम बात करें, सेकंड की बात करें, इट डज नॉट फोकस इनटू ऑल द 4 स्किल्स ऑफ लैंग्वेज। वही बात, यानी कि जो चूंकि जब भी हम किसी भी लर्नर या स्टूडेंट्स या बच्चे का डेवलपमेंट करते हैं तो उम्मीद करते हैं, एक्सपेक्टेशन करते हैं कि 4 स्किल्स ऑफ लैंग्वेज डेवलप होना चाहिए, 4 स्किल पर डेवलपमेंट होना चाहिए। यानी कि ये इसकी सेकेंड इसका डिसएडवांटेज है कि 4 स्किल पर या 4 स्किल पर ये फोकस नहीं करता है। पॉइंट नंबर 3 की हम बात कर लेते हैं, इसकी डिसएडवांटेज है टू मच स्ट्रेस ऑन नोइंग ग्रामर रूल्स एंड एक्सेप्शन। ये ज़्यादा जोर देता है, बहुत ज़्यादा, कि बहुत सारे रूल्स हम याद कर लें, बहुत एक्सेप्शन याद कर लें, इस पर ज़्यादा फोकस करें। इसमें एक तरीके बच्चा उलझ भी जाता है, बहुत ज़्यादा ग्रामर रूल्स रखना पड़ता है, बहुत सारे एक्सेप्शन होते हैं, तो इस पर भी ये कह सकते हैं इसकी एक डिसएडवांटेज है।
इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि ग्रामर ट्रांसलेशन की एक अपनी बहुत इंपॉर्टेंस है, और देखा जाए इसका अपना बहुत रोल रहा है। इस पर एक डिटेल डिस्क्रिप्शन हम देंगे, इसकी पूरी हिस्ट्री बताएंगे। हालांकि सबसे पुराना, इसको क्लासिकल मेथड के नाम से भी हम जानते हैं, बहुत सबसे पुराना मेथड है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। क्योंकि सबसे पहले शुरुआत की हम बात करें तो स्टार्टिंग में लैटिन लैंग्वेज 500 ईयर्स लगभग बहुत पहले की बात है, यानी कि लैटिन लैंग्वेज ही बहुत ही प्रोमिनेंट लैंग्वेज थी। लैटिन लैंग्वेज को सीखने के लिए उसमें जो भी लिटरेचर लिखा गया था, बहुत क्लासिकल वर्क लिखा गया था, उसको जानने के लिए एक तरीके धीरे धीरे ट्रांसलेशन मेथड की शुरुआत हुई थी। उसको मैं अलग से एक डिटेल ऑब्जेक्टिव फॉर ऑब्जेक्ट MCQ क्वेश्चन में आपको हम एक डिटेल लेक्चर देंगे, और इसके बाद ही आएगा। उसमें आप देखेंगे पूरी हिस्ट्री आप पढ़ा देंगे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का कैसे कैसे आगे बढ़ा है और क्या इसकी इंपॉर्टेंस रही। तब तक आप इसको देखिए और निश्चित रूप से आपके क्वेश्चन मिलेंगे। अगर अच्छा लगे इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।